स्वागत है आप सभी का मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं और ये है उत्तराखंड वन वन आंदोलन और वन्य जीव। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तो इसको हम वन बाय वन हम देखेंगे और उसमें से क्या क्या चीज़ें सवालों में दी जाती हैं उसको ही हम मेन फोकस करेंगे। इतनी सब ये चीज़ें जो लिखनी है, इतनी सारी चीज़ें रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1998 में आई थी और इसके अनुसार जो है ये कहा गया था कि देश में के टोटल जो एरिया है, यानी कि कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। ये 20 पॉइंट है, इतना ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसमें भी हम अगर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों को लें, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% जो है वंचित होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो कम से कम 25% वंचित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे जो कि वनों की स्थिति के बारे में। एक मिनिस्ट्री है जो कि हर 2 साल पे द्विवार्षिक रिपोर्ट क्या करती पेश करती है हर राज्यों की, और राज्यों से ये ये भारत की। ठीक है, अब उस मिनिस्ट्री का जो नाम है वो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मिनिस्ट्री। ठीक है, और ये 16वीं, यानी कि जो अभी हम ये 19 का अभी हम देख रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जो आई थी ये 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट थी, 2019 में आई थी दिसंबर में। तो अब लेटेस्ट का आपका ये है कि अब 2021 वाली जो 17वीं वन रिपोर्ट है 17th वाली, वो भी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो उसकी भी एक पीडीएफ अभी आधी बनी है, आधी और अभी रह गई है, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो फिलहाल अभी जो आने वाला एग्जाम है उसमें 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के बारे में ही चर्चा या फिर सवाल जो है दिए जाएंगे। तो फिलहाल इसको अच्छे से देख लीजिए, और यहीं से एक सवाल अभी हाल ही में लोअर पीसीएस में भी दिया गया था। तो देखिए, अभी हमें बात करनी है 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट की, वन रिपोर्ट की। ठीक है, और देखिए, जब हम इसकी बात हम करेंगे तो हम जो है किसको बेसमेंट मानेंगे। ठीक है, तो अभी हर 2 वर्ष में ये मतलब चेंजेस होते आता है। तो इसका हम बेसमेंट मानेंगे 15वीं वन रिपोर्ट को। तो हम इसमें ये जानेंगे कि 15वीं से जब 16वीं में आए हैं तो जो क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें रिलीज हुई है नहीं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये अब यहाँ पर कहा गया था कि 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि राज्य के उत्तराखंड की ये बात होगी फिलहाल अभी। तो उत्तराखंड राज्य के जो है ये टोटल क्षेत्रफल का इतने प्रतिशत, यानी कि 45.43% जो है वन आच्छादन है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। अब जब 16वीं रिपोर्ट आई, ठीक हो गया 19 में, तो इसमें कहा गया है कि 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है 45.44% ये भाग जो है वनों से आच्छादन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर कभी कभी एक बार सवाल यह दिया जा सकता है कि जनरली मैंने इसको हाईलाइट में यहाँ पे भी कर रखा है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में आपको रखिएगा। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार में उत्तराखंड के टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 45.44% है। ये क्या है कि वनों से आच्छादित वाला क्षेत्रफल है इतने प्रतिशत में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार अगर परसेंट में वृद्धि की बात करें तो 0.01% की वृद्धि हुई है। वो आप इस आंकड़े से मालूम आपको यहाँ पर चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 43 है लास्ट में और यहाँ पर आपको 44 है। ठीक है, तो इतने परसेंट यानी प्रतिशत में ये वृद्धि हुई है। अगर हम अगर किलोमीटर की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, तो वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार हम देख रहे हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में, उत्तराखंड राज्य में वन ये टोटल वन अच्छंदन जो है 8.0 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब जो 17th वाली जब मैं समझाऊंगा तो उसमें हम बेसमेंट मानेंगे 16वीं वाली रिपोर्ट को, इस वाली को मानेंगे आप। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल इसी को ही आपको देखना है। ठीक है, अगर हम अगर किलोमीटर की हम अगर बात करें तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,303.04 वर्ग किलोमीटर वनों से आच्छादन वाला क्षेत्रफल उत्तराखंड का रहा है। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
ये सब चीज़ें इतनी ये सब देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं कि ये भी देखनी नहीं, 15 वाले इसको छोड़िए। 16वीं में आते हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के समय राज्य में रिकॉर्डेड वन का जो क्षेत्रफल था, तो वो था आपका 37,999.6, ठीक है? इतने वर्ग किलोमीटर, और जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% ये था, ठीक है? तो अब ये भी ध्यान में जो है रखिएगा। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो सरकार के जो है जो उसमें है रिकॉर्डेड में है, यानी कि संपूर्ण जो भूमि है किसकी, यानी कि फॉरेस्ट से कवर की संपूर्ण जो जो भी भूमि है, आप इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर भी इसी में ही लिया जाता है। तो ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो टोटल जो क्षेत्रफल है, उसका प्रतिशत जो होता है वो हमेशा ही वो क्या होगा, बढ़ा हुआ ही आएगा, ठीक है? 71.05। तो ये रिकॉर्डेड के अनुसार है, ठीक है? तो दो चीजें ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। एक होता है वन क्षेत्रफल, और एक होता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो जो रिकॉर्डेड वाला होता है उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भूमि को भी कवर किया जाता है, ठीक है? और जो एक शुद्ध वन क्षेत्रफल होता है, इसमें केवल वन भूमि को ही इसमें इसका वन भूमि का ही आकलन होता है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब इसी की डेफिनेशन में आपको यहाँ पर ये लिखी गई, ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है? तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित जो है ये जो है कर चुकी है। वो चाहे वहां पर क्या हो कि वन हो या फिर ना हो। अगर एक बार मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए ये क्या हो रहा है कि ये जो है जो यहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन अगर राज्य सरकार ने अगर मान लिया है कि ये जो भूमि है ये वन क्षेत्रफल के अधीन है, तो इस जो है एग्रीकल्चर वाली भूमि को भी इस रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत ही रिकॉर्ड में माना जाएगा। ये कहने का यहाँ पर मतलब है, ठीक है? और इसके अंडर में ये सभी आते हैं, जीव वांछित वाले वन आते हैं, संचित वाले आते हैं, ठीक है? और ये निजी वन भी आ जाते हैं, इसी में सारे के सारे इसी में ही आते हैं। तो ये रिकॉर्डेड वाले हो गए, ठीक है? और जो एक शुद्ध होते हैं नेचुरल, जो कि सिर्फ सरकार के ही अधीन होते हैं, ठीक है? यानी कि वो प्राइवेट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो एक नेचुरल वे में वो होते हैं केवल वन क्षेत्रफल, जो कि अभी हमने वो देखा है, और जो कि हमारे राज्य में 45.44% 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बता भी दो। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से हम देखें तो हमारे उत्तराखंड में 70.46 जो वन है वो वन विभाग के अधीन है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अधीन में ये 3% है। ये भी आता है, इसलिए ये चीजें मतलब ध्यान रखना है। एक सवाल में ये सवाल दिया गया था कि वन पंचायतों के भीतर में कितने प्रतिशत ये वन क्षेत्र है, ठीक है? तो 15.32। और अगर रेवेन्यू विभाग की हम बात करें तो रेवेन्यू ये विभाग के भीतर में है 13.76, ठीक हो गया। अच्छा, रेवेन्यू ये विभाग से ध्यान में मुझे आ रहा है, रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी? इसका मुझे आंसर आप जल्दी से दीजिए। ऑप्शन है चंद्रवंश और पवार वंश, ब्रिटिश शासन या गोरखा शासन। किन के समय में राजस्व विभाग या वन विभाग या वन पंचायत विभाग, इन सबकी स्थापना किन के समय में हुई? इसका आंसर आप लोग देंगे जल्दी से। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिए अब यहाँ तक कि एक आंकड़ों की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ठीक हो गया। अब इन जिलों में हमें यह जानना है कि जो कौन कौन सा क्षेत्र जो ये जिला है वहाँ पर क्या है कि यानी किन किन मतलब यहाँ पर जिलों में वन क्षेत्रफल अधिक है या लोवेस्ट है। बस इसमें हमें दो चीजों का आकलन करना है। पहला है एरिया वाइज, इसको इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, एरिया वाइज। और दूसरा क्या है कि परसेंटेज वाइज, ठीक है? परसेंटेज वाइज, इन दो को आप लोग हमेशा ध्यान में ये रखिएगा। ये चीज जो हो रही है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है? तो चलिए, तो राज्य स्तर पर सर्वाधिक वो सबसे कम वन क्षेत्रफल का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तरकाशी है सर्वाधिक। और न्यूनतम में है आपका हरिद्वार, यानी कि उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है और सबसे लोवेस्ट वन क्षेत्रफल है हरिद्वार में,
ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेते हैं, ठीक है? यानी कि राज्य स्तर के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 ये जिले घटते क्रम में। अभी हम क्या है कि एरिया वाइज इन चीजों को हम देख रहे हैं, फिर बाद में नीचे हम परसेंटेज वाइज में देखेंगे। तो सर्वाधिक जो था उत्तरकाशी में है, फिर है यहाँ पिथौरागढ़ में, ये सेकंड नंबर पर, फिर है चमोली में, फिर चौथे नंबर पर है पौड़ी गढ़वाल। अगर चौथा आपको याद नहीं भी है कोई बात नहीं, ये तीसरा ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी टॉप के ये 3 है इनको ध्यान में रखिएगा। और ये 3 वही जिले हैं जो उत्तराखंड के मैप में, जैसे ये मैप है जो उत्तराखंड के, ये मैप में जो टॉप में ये जिले हैं ऊपर साइड में दिख रहे होंगे आपको, तो यही क्या है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के अधीन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जंगल है, पहाड़ है, ठीक है? तो अब इसमें भी रैंकिंग क्या है कि ये उत्तरकाशी, फिर ये आपका है ये पिथौरागढ़, और फिर बीच में आपका आता है चमोली, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। समझ गए आप लोग? तो चलो, अब आते हैं सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला ये जिले, ये क्या है घटते क्रम में, सॉरी ये बढ़ते क्रम में राज्य के ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो कि बढ़ते क्रम में हैं। तो सबसे न्यूनतम की बात अभी हो गई थी, हरिद्वार है, फिर हरिद्वार से ऊपर आते हैं तो ऊधम सिंह नगर है, फिर ऊधम सिंह नगर के बाद में आते हैं बागेश्वर है। तो ये 3 तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, और या फिर अगर ऐसे आपको ध्यान नहीं आ रहा ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, पहले हरिद्वार है एच, ऊधम सिंह नगर है यू, फिर ये बागेश्वर है बी। तो हब, इसकी शॉर्ट फॉर्म इसकी हो गई हब, यानी कि हब ये ऐसा हब है जो कि वन क्षेत्रफल को क्या है कि ये बढ़ते कदम में दर्शाया गया है, ये ऐसा हब है। यानी कि एच फॉर हरिद्वार, यू फॉर ऊधम सिंह नगर, और बी फॉर ये बागेश्वर, ठीक है? समझ रहे आप लोग हब क्या है? तो ध्यान में ये आप लोग रखिएगा। तो वैसे ही अगर अगर हम इस वाले को भी देखें, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और ये चमोली, तो उत्तरकाशी का यू, और पिथौरागढ़ का पी, और चमोली का सी, ठीक है? तो यूपीएस आप सभी जानते हैं कि यूपीएस ये होता है क्या है कंप्यूटर में, तो वैसे ही ये यूपीसी समझ लीजिए इसको भी, ठीक है? तो यूपीसी, तो ये क्या है, ये आपका घटते क्रम में वन क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है? आई होप आप दोनों शॉर्ट फॉर्म को समझ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं ये परसेंट वाले, ये परसेंटेज वाइज अब हम जानते हैं। तो ये जिले के ये कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य के सर्वाधिक और सबसे न्यूनतम या सबसे कम प्रतिशत वाला ये जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक के केस में रुद्रप्रयाग, और न्यूनतम के केस में भी देखो फिर से हरिद्वार ही है, परसेंट में भी यही है, और एरिया में भी यही न्यूनतम है, ठीक है? समझ रहे आप लोग? अब इसकी हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यानी कि सॉरी 1% वाले 4 हमें जिले देखने हैं घटते क्रम में, क्योंकि मैक्सिमम तो हमने देख लिया है। ये है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है? और दूसरे पे आता है उत्तरकाशी, फिर तीसरे पे आता है ये टिहरी गढ़वाल। अब इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या, अब यहाँ पर ये क्या बनेगी, आर, यू और टी, ठीक है? रूट, रूट ये ऐसा रूट है, ये परसेंटेज का ऐसा रूट है जो कि क्या है घटते क्रम में है, ठीक है? यानी कि ये परसेंटेज का ऐसा रूट है जो कि वन क्षेत्रफल से घटते वे में है, ठीक है? सभी को मेरी आवाज साफ है, क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता भी दीजिए। तो अभी मैंने जो सवाल पूछा था ना, उसका जो सही आंसर कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन। उन्हीं के समय में ये सब चीजें हुई थी, वन विभाग, राजस्व और ये वन पंचायत, ठीक है? हो गया? चलिए, अच्छा, हालांकि वन पंचायत की बात अगर हो रही है, तो वन ये पंचायतों की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई? क्या कोई आंसर दे सकता है जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ? सवाल है, उत्तराखंड में वन पंचायतों का की शुरुआत ये कहाँ से हुई, ये या कब हुई? इसका आंसर आपको देना है, तो आप सभी लोग दीजिए इसका आंसर। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए, हाँ ठीक है? अब ये हब क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया, रूट क्या है ये भी मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि अब हम बढ़ेंगे 1% घटते क्रम में, न्यूनतम में तो हरिद्वार ही है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 1%
ऐसे संबंधित ये जिले हैं जो कि ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है, क्योंकि न्यूनतम तो हरिद्वार में है परसेंटेज सबसे न्यूनतम है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। यानी कि देखिए हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। और यही सेम जो फॉर्मूला है आपका, यही जो है क्षेत्रफल के केस में भी सेम ही होगा। ठीक है ना, मेरी बात आपको समझिए आप। अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम न्यूनतम, अगर ये बढ़ते ये क्रम में अगर परसेंटेज वाइज या एरिया वाइज अगर वन की बात हम कर रहे हैं, तो वैसे केस में यही फॉर्मूला लागू होगा आपका 16वीं वन बोर्ड के अनुसार। हरिद्वार सबसे न्यूनतम, उधम सिंह नगर उसके बाद, फिर बागेश्वर उसके बाद। ठीक है, तो हाफ दोनों केस में आ गया। चलिए अब इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये दिया गया था यहाँ से, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या था। उसमें कुछ ऐसा सवाल दिया गया था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में, यानी कि पहाड़ों की जितने हम ऊंचाई पे जाएंगे तो जब आगे हम बढ़ते जाते हैं तो वनों की जो ये प्रतिशत है वो घटती है या बढ़ती है, उस रेशियो में एक सवाल ये कभी दिया गया था। तो उसका आंकड़ा यहाँ से आपको मालूम होगा। देखिए अगर 300 अगर मीटर से नीचे ऊंचाई वाले भागों में वनों का परसेंटेज हम देखेंगे तो 12.8% है। और फिर जितना ऊपर हम जा रहे हैं तो यहाँ तक अगर अगर हम इस हाइट तक अगर हम आ चुके हैं तो वनों का परसेंटेज जो है वो सर्वाधिक, मतलब कि यहाँ से प्राप्त होता है 28.8% है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब सीधा है कि यहाँ से न्यूनतम से जितने ऊपर हाइट पे हम जाते हैं तो वन का रेशियो या 1% या वनों का क्षेत्रफल वो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो बढ़ते क्रम में ये नजर आता है। और ये सिर्फ इसी हाइट तक की बात हो रही है, उसकी अगर इससे और हाइट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पर वन क्षेत्रफल नहीं मिलती है, झाड़ियां मिलती हैं, और वहां पर क्या होता है कि हमेशा स्नोफॉल होता रहता है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ बुग्यालों से संबंधित एक मैंने सवाल पूछा था, तो देखते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। तो इससे पहले का जो मेरा एक सवाल था कि वन पंचायतों का गठन सर्वप्रथम जो है कब से हुआ या कब हुआ उत्तराखंड में, तो 1931 से। ठीक है, तो ये एक बार सवाल आया था, अभी तो नहीं आया था हाल में, लेकिन ये 7-8 साल पहले ये किसी जाम में उत्तराखंड में दिया गया था। ठीक हो गया। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये बुग्याल होते क्या है, तो अभी तक जो है किसी ने भी एग्जैक्ट सही आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझ लो कि बुग्याल है क्या। कि देखिए इसका जो सही आंसर है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई में घास की, आप इस लाइन को अच्छे से समझना आप लोग, या पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पे पाए जाने वाले घास के मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर बुग्याल ही आपको दे दिया जाएगा या कभी आप ये कहीं का अगर मेंस पेपर देंगे तो बुग्याल है क्या, तो फिर ये नहीं लिखेंगे कि ये घास के ये मैदान होते हैं। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये बुग्याल कौन कौन से उनके बारे में चर्चा हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। और जब अगर बुग्याल के बारे में आपको कभी मेंस में दे दिया जाएगा कि बुग्याल के बारे में लिखो, तो इतना लंबा नहीं दिया जाएगा, वो कम से कम 25 या जो है 30 शब्दों में ही दिया जाएगा। तो एक दो लाइनों में तो इसकी डेफिनेशन होगी। और अगर कुछ बुग्याल के बारे में आप नाम जानते हैं तो वहां पर लिख सकते हैं, जैसे जैसे फूलों की ये है आपकी जो है फूलों की जी घाटी हो गई, वेदनी बुग्याल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के ये नाम भी आप उसमें दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। और कहाँ पर स्थित है यह भी। तो चलिए यह बुग्यालों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो नंद कानन, ठीक है, तो ये फूलों की ये घाटी एरिए में ही स्थित है और इससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा, फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, जल्दी से बताइए मुझे। फूलों की घाटी किस जनपद में है, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। क्योंकि बेसिक पॉइंट जब तक आपको मालूम नहीं होंगे तब तक आगे भी जो है जाना सीखना बेकार है। चलिए सभी ने आंसर सही दिया है। तो चलिए अब बढ़ता हूँ मैं आगे की ओर। तो दूसरा पॉइंट है फूलों की ये घाटी, तो ये कहाँ पर है, ये भी चमोली में है। ठीक है, और यह ये नर एवं ये जो गंध मादन पर्वत
के ये मध्य में के भुंडियार घाटी में स्थित है। कभी आपको ये दे देना कि फूलों की ये घाटी के बारे में लिखो, तो आप यहाँ लिखेंगे कि यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है और यह नर और गंधमार्दन पर्वत के मध्य भुंडियार घाटी में स्थित है। और भुंडियार जो गंगा पार्क तथा स्माइल पार्क इसके अन्य दो तीन या दो ये नाम है। और पर्वतारोही फ्रैंक स्माइल ने इसकी खोज 1931 में की थी। ये बस यहीं तक इतना ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। 1931 से ही वन पंचायतों का की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओली अगला टॉपिक है ओली। तो ये भी जानते हैं कि ये क्या है कि एक साहसिक ये पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। तो इसमें इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। और यह बुग्याल जो है एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्काइंग का जो केंद्र है। ये एक बार सवालों में दिया गया था और एक बार मेंस में भी आया था कि ओली के बारे में लिखो। और यहाँ स्काइंग हेतु विदेशी लोग भी आते हैं। तो ये जनरली ऐसे टॉपिक है, ये बहुत ही छोटे छोटे 2-3 लाइनों में इसका आंसर लिखे जाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये और या इसके अलावा ये प्री के एग्जामों में भी कहीं से भी दिया जा सकता है कि ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो एशिया का सुंदरतम ढाल वाला श्रृंग केंद्र से संबंधित है। तो ओली, ठीक है। एक है ये गुदको, तो ये तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेफ्ट। जिकांठा, तो ये भी यह चमोली में है। और क्वेरी ये भी चमोली, बस आपको जिनके बारे में लिखा गया है उनको अच्छे से देखो कि बाकी जो नाम दिए गए हैं इनके बारे में बस ये मालूम होना चाहिए कि ये किस जिले में है। वैसे ही चौफिट शिखर ये भी चमोली में है। और ये कल्पनाथ ये भी चमोली में है। और ये केला, तो ये भी क्या कहते हैं, ये भी उसी के आसपास में है। फिर आता है ये बगजी, तो ये भी चमोली में है और यहीं से हिमालय का भव्य दर्शन देखने को ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सवाल दिया जा सकता है कि बगजी से यानी कि ये किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है या फिर पाया जाता है, ठीक है। तो हिमालय लिखा गया, ये हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है रूपकुंड बुग्याल। तो ये भी ये कहाँ पर है, यहाँ ये चमोली में है और यहाँ से फिरण कमल के पुष्प अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। वेदनी, और इन सभी में अब तक सबसे इंपॉर्टेंट जो आ गया ये है वेदनी बुग्याल। और इसको मैंने हाईलाइट में यहाँ पर करके लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का और ये चमोली में है, रूपकुंड के पास है। और इसे वेदों का पर्यटन स्थल भी माना जाता है और ये सुंदर मखमली घासों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो आगे की जो घास है वो बहुत ही मखमली है, ठीक है। तो वेदनी का नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में ये रखिए, चमोली में है और सबसे बड़ा उत्तराखंड का बुग्याल है। और ये नीचे के आली तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। केदार कांठा, अब यहाँ से ये चमोली वाले मेन मेन खत्म हो गए। अब यहाँ से उत्तरकाशी का शुरू होगा। तो उत्तरकाशी में देख लेते हैं। अब देखिए जनरली जो ये बुग्याल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, तो बुग्याल जनरली ये क्या होंगे, ये पहाड़ी ये जिलों में ही होंगे। और पहाड़ी जिले हमारे कौन कौन से हैं हाइट पर, उत्तरकाशी, चमोली और ये कौन सा है, और ये आपका है पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। अभी इन्हीं 4-5 अब जिलों के बारे में ही हम देखेंगे। तो केदार कांठा उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है फिर उत्तरकाशी में और कौन सा है, एक है मानेक, फिर है हर की दून, फिर है दयारा, ठीक है। फिर ये कुछ कल्याण, फिर एक है ये पवाली कांठा। तो ये सभी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और वैसे ही एक नाम आता है और ये तपोवन बुग्याल और केदार खर्क, तो ये भी क्या है, ये भी उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। तो उत्तरकाशी के हो गए। अब आते हैं टिहरी में आते हैं। तो मासा ताल सहस्त्र ताल जो बुग्याल है ये कहाँ पर है, ये टिहरी में है। जोराई कहाँ पर है, ये भी टिहरी में है। और आप सराओं कहाँ पर है, ये भी यहाँ टिहरी में है। तो ये जिले वाइज आपको नाम ध्यान जब तक नहीं लिखकर आपको याद नहीं करोगे तब तक ये ध्यान में नहीं आएगा। तो मैंने आप लोगों को हिंट में ये बता दिया है कि ये जिले कौन कौन से हैं। बस उन जिलों के मेन मेन मुख्यालयों को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट है खतलिंग, ठीक है। तो ये टिहरी में है और ये इसके नीचे वाला इंपोर्टेंट नहीं है। ये मध्य महेश्वर रुद्र ये प्रयाग में है। चोपता रुद्रप्रयाग में है। बरमी रुद्रप्रयाग में है। तो ये तो अब तक कितने जिलों के बारे में देख लिया हमने, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो ये 4 ये जिले हो चुके हैं। और एक आता है इंपोर्टेंट कफनी।
तो ये कफनी ये बुग्याल कहाँ पर है? ये बागेश्वर में है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में फिलहाल रखनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके अलावा ये पिथौरागढ़ के भी कुछ बुग्याल हैं, इनके नाम आप चाहें तो देख सकते हैं। ये पिंडारी है, नामिक है, जोहार है, खलिया, चिपलाकोट, रहाली, ये है लड़ी पागपी और ये थाली, ये जथाला आदि। ये पिथौरागढ़ के, हालांकि पिथौरागढ़ के जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जितने आपको बताए हैं और इन सभी में उत्तरकाशी और चमोली ही दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अन्य राज्यों ये अगर आपको अन्य जिलों के बारे में अगर मालूम नहीं भी है तो इन दो जिलों के बारे में, इन दो जिलों में बुग्याल कौन कौन से स्थित है, इतना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वनों के अगर प्रशासन की बात हम करें तो इनका प्रशासनिक ये विभाजन जो होता है ये किस रूप में होता है, इसे हमने अभी जान लिया। इसको हमें डिटेल में और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि वन विभाग के अधीन में इतनी है परसेंटेज वन, और राजस्व के हाथों में इतने इतने जी परसेंटेज और आपका ये थर्ड पॉइंट है वन, यानी कि वह वन पंचायतों के भीतर में इतने प्रतिशत ये मतलब कि इतने प्रतिशत जो वो होते हैं वन आते हैं वो इसके अधीन में आते हैं। तो ये सब होने के बाद में जो कुछ रह जाते हैं तो वो निजी संस्थाओं के हाथों में वो वन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, वो कितने हैं वो आपके यहाँ पे 46 है, 46 नहीं है, ये पॉइंट 46 है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक नाम आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड का वरदान, ये 5 क्योंकि ये कई बार सवालों में आया था, जिस समय 2011-12 में बहुत बार ये आ चुका है। तो आप क्या पता कब दोबारा से ये दे दे। इसके बारे में अच्छे से जान लो कि ये है क्या, ये 5 है क्या। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट एक ये चीज आप लोगों को ध्यान में ये रखना पड़ेगा, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय ये क्या वृक्ष है और जिसका वनस्पति जो नाम है ये आपका कोइरकस ल्यूटोटाइकोफोरा। ठीक है, और विश्व में इसकी 40 प्रजातियां जो होती है, स्पीशीज जो होती हैं वो होती हैं, पाई जाती हैं पूरे विश्व में, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 स्पीशीज ही इसकी पाई जाती हैं, सफेद, हरा या फिर मोरू, भूरा और रियांच। ठीक है, तो इतनी यहाँ पाई जाती है 5। और देखिए और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, तो इस वृक्ष यानी कि ये जो वृक्ष है तो राज्य में इस वृक्ष को शिव की जटा के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए है। ठीक है, तो इतने भी ये पॉइंट आपको ध्यान में ये रखने पड़ेंगे। इसकी फैमिली इसका ये बोटेनिकल ये नेम क्या है, ये कौन सा वृक्ष है, कितनी ये प्रजातियां इसकी यहाँ पर है और विश्व में टोटल कितनी इसकी है स्पीसीज हैं, और इस वृक्ष को राज्य का क्या कहा जाता है, इतनी बेसिक पॉइंट माइंड में रहना चाहिए। चलो वन संबंधी आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर देख लें, चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं। तो रवाई नंबर फर्स्ट पे आता है रवाई आंदोलन। जब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई होगी, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह का नाम लिया था मैंने आप लोगों के सामने, तो उनके समय में ये रवाई आंदोलन हुआ था। हालांकि यह उस समय हुआ था जब यह जो है यह टिहरी में नहीं थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता से ये पहले की घटना है, 1930 की है। ठीक है, तो इसका जो टोटल अगर हम शुद्ध अर्थों में डेट हम देखें तो डेट आपको ध्यान में हमेशा रखनी है, ये 30 मई 1930 है। ठीक है, इस समय ये हुआ था कि स्वतंत्रता से ये पहले जो है टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून जो है लाया गया। अब यह क्यों लाया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी उस समय अपने ये ब्रिटिश वाले संपूर्ण क्षेत्र में नए नए कानून जो है ला रही थी। आप लोगों को